ठीक है. In last class we were doing the unemployment and we have discussed the types of unemployment. Then sorry, we have not discussed. So we have generally discussed the what is unemployment and the labor force participation rate. Okay, labor force participation rate in India is about 36.9%, while in urban areas it was slightly less than in rural areas. Rural areas में ऐसा क्यों रहा? Just because of the low schooling years and the women's participation is more in rural areas. Clear? Then we were discussing about the underemployment. Underemployment क्या था? अगर कोई बंदा अपनी कैपेसिटी से कम का काम मिलता है जिसको, ठीक है, अपनी कैपेसिटी से कम का काम कर रहा है, तो भी क्या होगा? वो अंडर एम्प्लॉयमेंट होगा. या उसको पार्ट टाइम जॉब मिल रही है, फुल टाइम जॉब नहीं मिल रही, तो पार्ट टाइम मिलेगी तो पैसा भी कम मिलेगा. क्लियर? या बोल सकते हैं दैट इज ऑल्सो नोन एज अंडर एम्प्लॉयमेंट. सो टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम द टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट. तो टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो फर्स्ट विच इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. Types of unemployment. First one is disguised unemployment. तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या था ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं. क्लियर? डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? मतलब एक का काम हो 4-5 लोग कर रहे हो. It is an employment in which more people are employed than the actual or optimal requirement. बेसिकली क्या है? यहां पे जहां पे एक आदमी का काम था वहां पे 2-3 लोग मिलकर काम कर रहे हैं. जहां पे एक आदमी का काम है वहां पे क्या हो रहा है? 2-3 लोग काम कर रहे हैं. तो क्या जो वो 2-3 लोग एक्स्ट्रा कर रहे हैं, 2 लोग, भाई मैंने कहा अगर एक आदमी का काम था और वहां कर रहे हैं 3 लोग, तो इन 2 लोगों ने क्या किया? एक्स्ट्रा काम किया. दैट मीन्स अगर ये अकेले करता किसी जगह काम तो भी ये 100 प्रोडक्शन करता था, और ये 3 लोगों ने मिलकर भी किया तब भी प्रोडक्शन क्या है? 100 ये. तो क्या इन 2 लोगों के काम करने से कोई फर्क पड़ा? कुछ भी नहीं पड़ा. और इन लोगों को क्या लग रहा है? इन लोगों को लग रहा है हम लोग एम्प्लॉयड है. क्लियर? इन लोगों को फील हो रहा है दैट वी आर एम्प्लॉयड. दिस इज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, या इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? सो यू कैन राइट इट इज अ सिचुएशन in which more peoples are employed in an activity than actually required. ठीक है? क्या है? It is a situation in which more peoples are employed in an activity than actually required. जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा लोग काम कर रहे हैं. क्लियर? दिस इज नोन एज डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट. क्लियर? अब इनका क्या है? मार्जिनल प्रोडक्शन इन लोगों का क्या हो सकता है? अब ये लोग जो प्रोडक्शन कर रहे होंगे इससे इनके काम करने से प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ा होगा? ठीक है. मार्जिनल प्रोडक्शन ऑफ सच वर्कर्स इज 0. क्लियर? यू कैन राइट दैट मार्जिनल प्रोडक्शन
ऑफ सच वर्कर्स इज 0। क्लियर? ये बात समझ में आ गई। नेक्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट किस लिए हो रहा है? जब किसी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में डिफिशियंसीज हो, व्हेन देयर इज अ डिफिशियंसी इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है, या कह सकते हैं व्हेन देयर इज डिफिशियंसी इन स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी। और ये कैसे डिफिशियंसी हो सकती है? लाइक स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। कैपिटल नहीं होगा तो क्या होगा? आप इन्वेस्ट कर पाओगे? इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं होगा तो क्या कोई नया फैक्ट्री लगेगा? नया फैक्ट्री नहीं लगेगा तो नया एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा? नहीं होगा। तो फर्स्ट वन इज दैट इज क्या है? स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल। देन लैक ऑफ एजुकेशन, ठीक है, लैक ऑफ एजुकेशन, या कह सकते हो क्या? लैक ऑफ स्किल्ड वर्कर, ठीक है। दिस इज कॉज्ड ड्यू टू STRU, structural deficiency in an economy. Like क्या क्या हो सकता है? फर्स्ट वन इज स्कार्सिटी ऑफ कैपिटल, inadequate infrastructure, lack of skilled labor, ठीक। और ये सारी जो चीजें होती हैं, अच्छा, डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट और स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट, ये दोनों कहां पे मिलेंगे आपको? डेवलप्ड कंट्रीज में या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में? So both the types of unemployment are found in developing countries or underdeveloped countries. Clear? Then next one is open unemployment. ये नोट कर लिया आप लोगों ने? Third one is open unemployment. ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन वही है जो मैंने आपको अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन दिया था। ठीक है, इट इज द सेम एज द डेफिनेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन क्या बताया था? जब कोई पढ़ा लिखा आदमी एबल वर्क, जो क्या हो, जो काम करने के काबिल हो और विलिंग भी हो, फिर उसको क्या कर रहा हो? काम ढूंढने में कठिनाई हो रही है, दैट इज अनएम्प्लॉयमेंट। तो वही अनएम्प्लॉयमेंट का डेफिनेशन भी कहां होगा? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट में भी होगा। तो क्या है? सेम एज अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? देन अनदर वन इज सीजनल unemployment. Another one is seasonal unemployment. अभी क्या होता है? अब आपने अक्सर देखा होगा कि क्या आपके वूलन क्लॉथ्स क्या समर्स में सेल होंगे? नहीं होंगे। तो जो लोग वूलन क्लॉथ सेल करते हैं, क्या उनका समर में भी उनको काम मिलेगा? नहीं मिलेगा। आइसक्रीम वालों को विंटर्स में काम मिलता है? मिलता है, लेकिन रेशियो उतना अच्छा नहीं है। देन आप लोग देखते होंगे क्या, जैसे कुछ गन्ने का जूस आप देखते होंगे, गन्ने का जूस कितने दिन दिखाई देता है मार्केट में? 2 दिन में बस, थोड़े दिन ही तो दिखाई देता है। तो जो लोग गन्ने का जूस लगाते हैं या गन्ने के प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगे, तो वो कितने दिन प्रोडक्शन कर पाएंगे? 2-3 महीने। या शुगर मिल्स, जो लोग शुगर मिल्स में काम करते हैं, उनको आपने देखा होगा क्या, उनकी जॉब कितने दिन की होगी? 6 महीने की होती है, और फिर 6 महीने वो फ्री होते हैं, उनको काफी समय का बीच में गैप मिलता है। क्लियर?
तो ऐसे लोग क्या है कि जिनको क्या हो रहा है, सीजन चेंज, जो हार्वेस्टिंग हुई, हार्वेस्टिंग के बाद उनको क्या हो रहा है, इंतजार करो, इंतजार करना पड़ेगा। दिस इज नोन एज सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। तो इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग द लीन सीजन, इट एग्जिस्ट ड्यूरिंग लीन सीजन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? डन, ये बात समझ। देन अनदर वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, अनदर वन इज साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल। जो बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस साइकिल की बात करें तो बिजनेस साइकिल्स में कभी कभी अप्स आते हैं और कभी कभी डाउन्स आते हैं। तो अप्स में तो किसी को भगाया नहीं जाएगा, लेकिन जब डाउन्स आते हैं तो क्या होगा, भगाया जाएगा। लाइक अभी अपने आप कोविड सिनेरियो आया था, देन इसके बाद मैंने आपको 2008 में अमेरिका की कंडीशंस बताई थी, याद है, एक ग्रेट डिप्रेशन बताया था, कब, 1929 और 33 में के आसपास, याद आया? तो ये कंडीशंस हुई थी जब जॉन मेनार्ड केन्स ने क्या बताया था, याद आया कुछ, कि लोगों के बीच में क्या है, डिमांड क्रिएट करो, याद आ रहा? क्लियर? तो ऐसे क्या है, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इट इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस साइकिल। ठीक है, क्या है, इट इज एसोसिएटेड विद बिजनेस साइकिल, इट एग्जिस्ट्स ड्यूरिंग रिसेशन और डिप्रेशन। जब किसी कंट्री में रिसेशन और डिप्रेशन आता है तभी आपका क्या होगा, साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। अच्छा, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट और सीजनल एम्प्लॉयमेंट ये कहां पर देखने को मिलते हैं, ओपन और सीजनल, डेवलप्ड में या अंडर डेवलप्ड में? ओपन नहीं या अंडर डेवलप्ड। बेसिकली ये दोनों भी अंडर डेवलप्ड में ही देखने को मिलेंगे। और सीजनल एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो ये दूसरी जगह भी देखने को भी मिल सकता है, डेवलप्ड कंट्रीज में भी सीजन तो हर जगह आते नहीं, लेकिन इंडिया में ज्यादा है, इंडिया में सीजन चेंज कंडीशन ज्यादा है, बट कुछ कंट्रीज ऐसी जहां पे सीजन चेंज इतना ज्यादा नहीं है। क्लियर? अब देखो बिजनेस साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल। नेक्स्ट वन इज बेसिकली बिजनेस साइकिल, इसी का ही पार्ट है, साइकिल और ट्रेड साइकिल। किसी भी बिजनेस में क्या हो रहा हूं, अप स्विंग्स हो रहा हो या डाउन स्विंग्स हो रहा हो, if there is upswings and downswings in the level of economic activities. Clear? If there is upswings and downswings in level of economic activities. If there is upswings and downswings in the level of economic activities is known as business cycle. Clear? और जनरली जो बिजनेस साइकिल या ट्रेड साइकिल वाली कंडीशन है ये कहां मिलेगी आपको, दिस इज फाउंड इन ट्रेड कैपिटलिस्ट कंट्रीज, कैपिटलिस्ट कंट्रीज, और क्या कह सकते हैं उनको हम, कैपिटलिस्ट कंट्रीज का डेवलप्ड कंट्रीज। जनरली कहां मिलेगा हमको, कैपिटलिस्ट में या फिर डेवलप्ड कंट्रीज में। क्लियर? ठीक है, अब आपको मैंने बताया था कि ग्रेट डिप्रेशन जो आया था, ग्रेट डिप्रेशन का कोई भी जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने उसका सॉल्यूशन नहीं बता पाया था। क्लियर? उन्होंने इसका सॉल्यूशन
नहीं बताया था। हु गेव द सोल्यूशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? हु गेव द सोल्यूशन ऑफ ग्रेट डिप्रेशन? 1929 और 33 के आसपास की जो बात कर रहे थे। अभी जो नाम बताया आपने, यूरोपियन कंट्रीज, जेएम केन्स, केन्स, जॉर्ज मेनार्ड केन्स। जॉर्ज मेनार्ड केन्स ने ही ये थ्योरी दी। इसीलिए कहते हैं कि जितनी भी मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इट इज मेनली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ जॉर्ज मेनार्ड केन्स। तो उन्होंने क्या बताया था, अगर मार्केट में रिसेशन आ रहा है तो रिसेशन को कैसे कम किया जा सकता है? डिमांड क्रिएट करो। तो डिमांड क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट हैज टू इन्वेस्ट द मनी इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो भाई, नया बिजनेस सेटअप करो। बिजनेस सेटअप करोगे तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो पैसा आएगा, पैसा आएगा तो लोग क्या करेंगे? शॉपिंग शुरू कर देंगे। शॉपिंग शुरू करेंगे, दैट इज डिमांड। डिमांड बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ेगी तो क्या होगा? ग्रोथ भी बढ़ेगी। क्लियर? ठीक है। तो ये जो आपकी बिजनेस साइकिल में जो अपस्विंग्स और डाउनस्विंग्स होते हैं, ये किस लिए होते हैं? upswings and downswings are caused due to fluctuation in aggregate demand. Clear? This upswings and downswings are generally caused due to fluctuation in एग्रीगेट डिमांड। ये बात समझ, जब एग्रीगेट डिमांड में क्या हो जाएगा? कमी हो जाए या बढ़ जाए। अगर डिमांड में बहुत ज्यादा इनकम होने लगे तो क्या हो जाएगा? बूम 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 बूम। इकोनॉमी में दो चीजें होती है, एक होता है रिसेशन, डिप्रेशन तो बताया। रिसेशन क्या है? कमी हो रही है, और बूम होना क्या है? ग्रोथ होना। क्लियर? बेसिकली हम क्या करें, बिजनेस साइकिल की अगर हम बात करें तो बिजनेस साइकिल में 4 फेजेस होते हैं। क्लियर? देयर आर 4 फेजेस इन बिजनेस साइकिल। उनके बारे में हम बात करते हैं। देखो भैया, बिजनेस साइकिल साइक्लिक अनएम्प्लॉयमेंट का ही है। इट इज एसोसिएटेड विद द बिजनेस साइकिल। ये देखो बहुत बड़ा बड़ा मैंने लिखा है, क्लास में ध्यान दीजिए। ठीक है। अब देखो जो बिजनेस साइकिल है, बिजनेस साइकिल हैज 4 फेजेस। देयर आर 4 फेजेस ऑफ बिजनेस साइकिल। अगर मैं यहां डालूं लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, देन यहां पे क्या होगा? टाइम पीरियड। अगर एक ग्राफ बनाया जाए तो आप कुछ ऐसे ग्राफ देख सकते हो कभी। देखो जब इकोनॉमी ग्रोथ कर रही होगी, ये जो ग्रोथ कर रही है क्या है? बूम। ठीक है। लेकिन बूम कब होगा? व्हेन देयर इज रिलेटिव हाई ग्रोथ, हाई ग्रोथ इन एम्प्लॉयमेंट, हाई ग्रोथ इन नेशनल इनकम। तो क्या होगी? बहुत फास्टर पेस पे इनकम की क्या होगी? ग्रोथ होगी। एम्प्लॉयमेंट बहुत फास्ट पेस पे बढ़ रहा होगा, दैट विल बी बूम। बट कभी कभी क्या होगा? ये गिरने लगेगा, और गिरने लगेगा तो यहां पर आ जाएगा, और ये वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? रिसेशन। या ये क्या है? रिसेशन। बट कभी कभी क्या है? बहुत निचले स्तर पे चली जा रही है ग्रोथ। व्हेन द ग्रोथ इज सीवियर एंड प्रोलॉन्ग, या बेसिकली कह सकते हैं क्या, ये जो रिसेशन है बहुत लंबे समय तक रहे और इसका लेवल क्या हो जाए? बहुत नीचे हो जाए। When the growth level is too low and prolonged, that will be known as depression. इसको क्या कहेंगे हम? डिप्रेशन कहेंगे। और फिर डिप्रेशन के बाद क्या है? फिर धीरे धीरे हम इंप्रूवमेंट की बात करते हैं, और जब इंप्रूवमेंट होना शुरू होगा तो क्या होगा? ये ग्राफ ऊपर की तरफ जाएगा, एंड दिस फेज इज नोन एज रिकवरी। ठीक है। हो सकता है बूम हो, या हो सकता है यहीं से वापस आ जाए, तो कोई पता नहीं है।
क्लियर? उस लाइन से जब ऊपर जाए तो गुम होगा। ये लाइन पर आएगा तो क्या लाइन पर आएगा, लाइन पर ही कांस्टेंट चल रहा है। तो फिर हम ये देखते हैं ना, लास्ट ईयर के इस ग्रोथ के हिसाब से कम है या ज्यादा है, हमें ये भी देखना है टाइम पीरियड में क्या है। उतना ही रहे तो उतना ही रहे तो कोई ग्रोथ नहीं हुई, मतलब दूसरे कुछ कहते हैं जीरो, जीरो। नो इफेक्ट, शून्य हो जाए भाई। जहां से शुरू हुआ था वहीं रह जाएगा तो कोई इफेक्ट नहीं हुआ। क्लियर? ये बात समझ। तो हमको क्या करना है, इन सब के बारे में लिखना है। फर्स्ट वन इज बूम, यू कैन राइट अबाउट द बूम। इट इज अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल, इट इज अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल in which output, national income and employment grows at faster pace। इसमें क्या हो रहा होगा, आउटपुट भी तेज हो रहा होगा, नेशनल इनकम भी बढ़ रही होगी, एम्प्लॉयमेंट भी फास्टर पेस पे ग्रो कर रहा होगा। इट इज अ फेज ऑफ बिजनेस साइकिल इन विच आउटपुट, नेशनल इनकम, एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा ग्रोज एट अ फास्टर पेस। क्लियर? Then next one is recession। recession क्या है? recession क्या है? It is a situation in which economic growth remains negative for 2 consecutive quarters। ठीक है, क्या है, जब 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर्स के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ क्या हो जाए, लगातार निगेटिव हो जाए, दैट विल बी टर्न्ड एज रिसेशन। अब आपको यह पता है एक फाइनेंशियल स्टार्ट होता है कब से, फाइनेंशियल ईयर्स की बात करें, लाइक अभी क्या था आपका 23 और 24 स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर अप्रैल, बट अभी क्या चल रहा है, सॉरी हाँ 23 24 मार्च में खत्म हो जाएगा, और इससे पहले क्या चल रहा था 22 एंड 23, और अभी कौन सा चल रहा है 20 23 एंड 24। अब एक जो फाइनेंशियल स्टार्ट होता है वो कहां से, 1 अप्रैल से शुरू होता है टिल 31 मार्च। अब एक फाइनेंशियल ईयर को क्या किया गया है, 4 क्वार्टर्स में बांटा जाता है, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। भाई 3-3 महीने के 4 क्वार्टर्स होते हैं, यहां पे अप्रैल, मई और जून, यहां पे जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, यहां पे अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, यहां पे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ऐसे यहां भी 4 क्वार्टर होंगे, Q1, Q2, Q3 एंड Q4। अब देखो, अब हम जो क्वार्टर्स का जो कंपैरिजन करते हैं वो किससे करते हैं, हम प्रीवियस ईयर के क्वार्टर से करते हैं। क्लियर? अब ऐसा नहीं कि आप इस क्वार्टर का कंपैरिजन इससे कर दोगे, ठीक है, मतलब ये जैसे मान लो 2023 में 24 से लेके अपना 23 1 अप्रैल को क्वार्टर शुरू हुआ था, तो अप्रैल मई जून में ग्रोथ रेट था 5%। क्लियर? बट यहां पे क्या था, जब 22 और 23 की बात कर रहे हैं तो यहां पे ग्रोथ रेट था 6%। क्लियर? अब हमें कंपैरिजन क्या करना है, इस क्वार्टर का कंपैरिजन करना है किससे, इस क्वार्टर से करोगे तो क्वार्टर 1 का कंपैरिजन क्वार्टर 1 से ही होगा, वो भी प्रीवियस ईयर के। अब ये मान लो इसका क्या ग्रोथ रेट था, इसका 5% था और इसका 4% हो, तो क्या हो रहा है, देखो दोनों क्वार्टर्स में ही क्या हो गया, निगेटिव था। यहां पे क्या हो रही थी 6% हुई, यहां पे 5% हुई, यहां पे 5% हुई, यहां पे 4% हुई। क्लियर? दैट इज कंसेक्यूटिव
डिक्लाइनेशन इन ग्रोथ रेट फॉर 2 क्वार्टर्स। क्लियर? ये बात समझ में आ रही है? क्वार्टर से क्वार्टर में कंपैरिजन होता है। हाँ, ठीक है। बेसिकली मैंने आपको क्या बताया कि Q1 में अगर 6% का इंक्रीमेंट हो रहा है और Q2 में 5% का इंक्रीमेंट हो रहा है इन ईयर 22 एंड 23, देन अगर ये 23 और 24 में क्या हो, Q1 में हो 5% और Q2 में हो 4%, तो अगर हम Q1 का कंपैरिजन करेंगे तो Q1 से करेंगे, बट किसका? 22 23 का। क्लियर? तो भी Q1 का Q2 से नहीं, Q1 का Q1 से ही करेंगे। करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर से करना है हमेशा कंपैरिजन। क्लियर? द कंपैरिजन शुड बी डन बिटवीन द करस्पॉन्डिंग प्रीवियस ईयर क्वार्टर्स। क्लियर? और एक डेफिनेशन दिया गया है किसका? रिसेशन का एक और डेफिनेशन है, सिचुएशन इन विच ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी situation in which growth of economy drastically goes down, situation in which growth of economy drastically goes down to very low level, to very low level। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 2 डेफिनेशन बताई, जो एक Q1 Q2 क्वार्टर्स को कंपैरिजन करने के लिए, दूसरी क्या है? इकोनॉमिकल ग्रोथ जो है क्या हो, ड्रास्टिकली नीचे जाने लगे। तो जो आपको ये वाला डेफिनेशन है पहले वाला, दिस इज थ्योरेटिकल, दिस इज थ्योरेटिकल, and the situation, the definition which I have told you now, that is practical। वो क्या है? प्रैक्टिकल है। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? यहां तक कोई दिक्कत? ठीक है। देन इसके बाद हमको क्या करना है? रिसेशन के बाद करना है डिप्रेशन। ठीक है। A severe and prolonged recession, a severe and prolonged recession is known as depression। जब क्या हो, रिसेशन एक बहुत ज्यादा बुरी स्थिति में आ जाए और बहुत लंबे समय तक रहे, दैट विल बी नोन एज डिप्रेशन। ठीक है। देन इसके बाद क्या आएगा? इसके बाद रिकवरी। रिकवरी, रिकवरी क्या है? सिचुएशन इन विच रिकवरी क्या है? ए सिचुएशन इन विच एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ हो, इकोनॉमी का ग्रोथ हो, इनकम में ग्रोथ हो या आउटपुट में ग्रोथ हो। क्लियर? सिचुएशन इन विच ग्रोथ इन आउटपुट, इकोनॉमी, नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट एटसेट्रा। जब क्या हो रहा हो, आउटपुट में ग्रोथ हो रही हो, इकोनॉमी में ग्रोथ हो रही हो, नेशनल इनकम में ग्रोथ हो रही हो या फिर एम्प्लॉयमेंट में ग्रोथ हो रही होगी। क्लियर? या इसको कह सकते हैं व्हेन इट कवर्स फ्रॉम रिसेशन और डिप्रेशन। ठीक है। When it recovers from recession or depression, it is known as recovery। ये definition यहां से नहीं कंप्लीट हुई, अभी क्या है, यहां पे क्या है? When it
कवर्स फ्रॉम, या बोल सकते हैं रिकवर्स फ्रॉम Recession. रिसेशन Depression. एंड डिप्रेशन। क्लियर? ये बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत? देन नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन। इकोनॉमिक स्लो डाउन क्या है? डिक्लाइनेशन इन ग्रोथ रेट इज नोन एज इकोनॉमिक स्लो डाउन। बेसिकली क्या है? डिक्लाइनेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ। डिक्लाइनेशन इन इकोनॉमिक ग्रोथ इज नोन एज इकोनॉमिक स्लो डाउन। क्लियर? देन Keynesian unemployment. Next one is Keynesian unemployment. Keynesian unemployment. तो ये जो कॉन्सेप्ट दिया था, दिस कॉन्सेप्ट इज गिवन बाय जेएम केन्स, जॉर्ज मेनार्ड केन्स। इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? केनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? अब इन्होंने क्या बताया? जब डिमांड में क्या हो? डिफिशियंसी होगी। बताया था ना ग्रेट डिप्रेशन के टाइम कि क्या था? डिमांड में डिफिशियंसी होने की वजह से क्या हो गया? अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। क्लियर? इट इज कॉज ड्यू टू डिफिशियंसी इन एग्रीगेट डिमांड। क्लियर? अब देखो, रिसेशन, डिप्रेशन, ट्रेड साइकिल, केनीशियन अनएम्प्लॉयमेंट, ऑल दीज टुक प्लेस इन हाँ डेवलप्ड कंट्रीज। डिप्रेशन और रिसेशन जैसी चीजें कहां होती हैं? डेवलप्ड कंट्रीज में ही होती हैं। 2008 में भी अमेरिका में भी एक बार डिप्रेशन आया, लेकिन इससे पहले कब आया था? 1929 और 33 में। और 1929 और 33 से पहले क्या हो रहा था? ये जो डिप्रेशन आ रहे थे या रिसेशन आ रहे थे, ये बहुत फ्रीक्वेंट आते, 10 साल 15 साल में आ जाते थे। बट आफ्टर केनेसियन थ्योरी इन्होंने पता लगा लिया, क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने ये बात नहीं बता पाई थी और इन्होंने बता दिया दैट इफ देयर इज डिमांड इन द मार्केट, अगर मार्केट में आप डिमांड क्रिएट कर दोगे तो क्या होगा? रिसेशन नहीं आएगा। एंड आफ्टर दिस, आफ्टर 80 years in 2008 there was recession in अमेरिका। क्लियर? ये बात समझ? देन इसके बाद आता है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब एक बंदा एक जॉब से स्विच करके दूसरी जॉब में जाता है। क्लियर? एक जॉब से स्विच करके आप दूसरी जॉब में जाएंगे, उस बीच में जो आप क्या रहे होंगे, उस गैप में, एक जॉब से दूसरी जॉब में जाने बीच में एक गैप रहा, उस गैप में क्या किया आपने? कुछ भी नहीं। तो दैट इज, वो फ्री टाइम क्या कहलाता है? फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है? बिटवीन switching of jobs, क्या कह सकते हैं? अनएम्प्लॉयमेंट बिटवीन स्विचिंग ऑफ जॉब्स। लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसा नहीं होता है। डेवलप्ड कंट्रीज में जनरली ऐसा देखा जाता है, क्या वहां लोग एक जॉब तभी स्विच करते हैं जब वो दूसरी छोड़ चुके होते हैं। बट डेवलपिंग कंट्रीज में अपने यहाँ क्या होता है? पहले पकड़ो फिर छोड़ो। पहले दूसरी जॉब पकड़ लेता है, फिर वो पहली वाली जॉब छोड़ता है। क्लियर? जो फ्रिक्शनल डेवलपमेंट का कॉज है, तो ये जनरली कहां मिलेगा? डेवलप्ड कंट्रीज में ही मिलता है। क्लियर? देन इसके बाद आता है क्या? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है?
इसके बाद नेक्स्ट वन इज टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? अगर कोई कैपिटल इंटेंसिव क्या कर दे, टेक्नोलॉजी ले आए, इट इज ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन। लेबर फोर्स जगह टेक्नोलॉजी बेसिकली है क्या, दिस इज अ सिचुएशन, इट इज सिचुएशन ड्यू टू कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी और ऑटोमेशन एक्सेट्रा। ठीक है, बेसिकली वो क्या रहा था, एक फैक्ट्री थी जहां पे लोग हाथों से पैकिंग करते थे। भैया इसका बेस्ट एग्जांपल दूं, एआई। ठीक है, हाथों से वर्क करते थे, और हाथों से वर्क करने की वजह क्या हुआ, थोड़े दिन बाद वो फैक्ट्री क्या की, पैकिंग की मशीन ले आई। अब जो लोग पैकिंग करने वाले थे उनका काम तो खत्म हो गया, तो पैकिंग करने वालों को क्या कर दिया जाएगा, छुट्टी। अब वो लोग क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। बेसिकली अगर किसी ओल्ड कंपनी में नई मशीन लाके किया जा रहा है काम, दैट इज ऑटोमेशन। ठीक, अगर कोई पुरानी फर्म चल रही है उसमें नई मशीन आ गई, ऑटोमेटिक मशीन आ गई, तो उसे क्या कहेंगे, ऑटोमेशन कहेंगे। लेकिन एक दूसरा काम भी ये हो सकता है कि पुरानी फर्म जैसे चल रही थी वहां 100 लोग काम करते, आज भी वैसे करते हैं, लेकिन उसी कंपनी ने क्या किया, दूसरी एक फर्म स्टार्ट की, और उसमें उन्होंने क्या किया, पूरी जो मशीनरीज आई कंप्लीटली ऑटोमेटिक थी। दैट इज कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। जब कोई नया सेटअप होगा दैट विल बी कैपिटल इंटेंसिव टेक्नोलॉजी, अगर कहीं पे ऑटोमेशन हो रहा है तो पुरानी फर्में ही नई टेक्नोलॉजी लाके काम किया जा रहा है, लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ाया जा रहा है। क्लियर? देन एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट, ये तो पता ही है, अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, ट्रेंड आदमी अनएम्प्लॉयड रहता है, दैट इज एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट। एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, व्हेन इज एजुकेटेड और ट्रेन्ड पर्सन रिमेन्ड अनएम्प्लॉयड। क्लियर? ठीक, अब ये देखो, ये जो आपका कौन सा था, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट है, इट इज ऑल्सो फाउंड इन डेवलप्ड कंट्रीज। डेवलप्ड कंट्रीज के पास पैसा खूब होता है, वो क्या कर लेते हैं, ऑटोमेशन जल्दी से कर देंगे। क्लियर? लेकिन एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ये हमें कहां मिलता है, इट इज जनरली फाउंड इन डेवलपिंग कंट्रीज। और इंडिया में जो मेजर प्रॉब्लम है वो कौन सा है, इंडिया का जो सबसे मेजर इशू है वो इज स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लियर? That's all for today. We will discuss the same topics tomorrow and you can send me the queries.